जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। कल हमने जो प्रूव की थी चीज़ें वो ये था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन इक्वल होती है। उससे नेक्स्ट स्टेप हमारी बुक में दो फार्मूलाज हैं, वी वन डैश के और वी टू डैश के। उनमें से एक फार्मूला मैं ड्राइव करवाऊंगा, दूसरा फार्मूला आपने खुद ड्राइव करना है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। दो फार्मूलाज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो था m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये हमारी इक्वेशन सपोज कर लें इक्वेशन ए है। और कल हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था वो फार्मूला था v1 प्लस v1 डैश इक्वल्स v2 डैश प्लस v2। ये मेरी बेंचमार्क इक्वेशन है बी। अब हमने v1 डैश और v2 डैश की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आपने करना क्या है, इस इक्वेशन में से एक दफा आप v1 डैश की वैल्यू निकाल के उसको इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। जब आप यहाँ से v1 डैश की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करोगे तो आपको v2 डैश की वैल्यू मिलेगी, और जब इस इक्वेशन से v2 डैश की वैल्यू निकाल के इधर पुट करोगे तो v1 डैश की वैल्यू मिलेगी। अभी मैं यहाँ से v2 डैश की वैल्यू निकालता हूँ। अगर मैं v2 डैश की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस, ये बनेगा v1 प्लस v1 डैश, और ये v2 इधर आया तो ये बन गया माइनस का v2 इक्वल्स v2 डैश। मैं आपको v1 की वैल्यू भी निकाल देता हूं ताकि आपकी आसानी रहे। ये v2 डैश, v1 की अगर वैल्यू निकालते तो इस v1 को उठा के इधर लेके आना पड़ता, तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती, v1 डैश इक्वल्स v2 डैश प्लस v2 माइनस v1। अब जब इस वैल्यू को आप पुट करोगे इक्वेशन ए के अंदर तो आपको v2 डैश का आंसर मिलेगा, और जब इस वैल्यू को पुट करेंगे v2 डैश वाली की तो v1 मिलेगा। अभी मैं इस वैल्यू को यूटिलाइज करने जा रहा हूँ, इसको मैं पुट करता हूँ इक्वेशन ए में। पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में इसको पुट करते हैं तो इक्वेशन ए कुछ इस तरह से मुझे नजर आ रही है, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स m1 v1 डैश प्लस m2, और उसके बाद v2 डैश है, तो v2 डैश की तो मैं वैल्यू ये निकाल चुका हूँ, इसकी जगह ये पुट कर देते हैं v1 प्लस v1 डैश माइनस v। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इस m2 को बारी बारी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, m2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, और साथ में ये जो m2 है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स m1 v1 डैश प्लस, अब m2 पहले v1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा m2 v1, फिर v1 डैश से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा m2 v1 डैश, और फिर m2 v2। अब v1 डैश को एक तरफ रहने दें और बाकी सारी टर्म्स उठा के दूसरी तरफ ले जाए, मतलब यहाँ पे v1 डैश वाली एक ये वाली वैल्यू मौजूद है और एक ये, इनको इधर ही रहने दें और इन दो वैल्यूज को उठा के उधर ले जाते हैं। ये बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये वाली वैल्यू m2 v2 इधर आएगी तो ये प्लस हो जाएगी, ये बनेगी प्लस m2 v2, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस m2 v1, विच इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v1 डैश। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। इक्वेशन ये बन चुकी थी m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m2 v2 माइनस m2 v1, m2 v1 इक्वल्स
M1 V1 डैश प्लस M2 V1 डैश। अब जरा यहाँ पे गौर करें तो ये वाली दो वैल्यूज तो आपस में ऐड हो सकती हैं, ये नजर आ रहा है। इन दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों वैल्यूज को भी देखें, इन दोनों में से V1 कॉमन है, तो जरा मैं इनको जरा एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूँ। M1 V1, ये वाली इधर ले आए, माइनस M2 V1, और इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 1 और 1 2, तो 2 M2 V2। इधर से V1 डैश कॉमन थी, इट वाज V1 डैश कॉमन थी, V1 को डैश को कॉमन ले लें, ये बनेगा M1 प्लस M2। अब इन दोनों में से भी कॉमन है V1, वो भी कॉमन ले लें, V1 कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा M1 माइनस M2 प्लस 2M2V2 इक्वल्स M1 प्लस M2 इंटू V1 डैश। हमें V1 डैश चाहिए, इस M1 प्लस M2 की तरह के डिवाइड करते हैं, ये बनेगा M1 माइनस M2 इंटू V1 प्लस 2M2V2 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 विच इज इक्वल टू V1 डैश। या इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता था कि आप अलग अलग इसको लिखते हैं, तो मैं V1 डैश को ऐसे भी तो लिख सकता था, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 V1 प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2। तो बेटा हमारी बुक ने एक ये इक्वेशन दी हुई है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास आंसर आएगा V1 डैश का। इस मेथड से आपने V2 डैश का आंसर भी निकालना, तो मैं उसको सिमिलरली करके लिख देता हूँ कि जो V2 डैश का आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये आपने खुद निकालना है बेटा। वो आएगा 2M1 ओवर M1 प्लस M2 V1 प्लस M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2। इसको इक्वेशन नंबर आपने 2 कह लेना, तो ये V1 डैश और V2 डैश के आंसर आए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन स्पेशल केसेस में हमने इन्हीं दो को ही यूज करना है। हम मूव करते हैं स्पेशल केसेस की तरफ जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केसेस, V1 डैश का आंसर आया था M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2। और V2 डैश का आंसर आया था 2M1 ओवर M1 प्लस M2 V1 प्लस M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2। ये दो इक्वेशंस बेंचमार्क है। पहला केस बेटा, अगर ऐसा हो जाए कि जो दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं उनके मैसेज इक्वल हो, व्हेन टू बॉडीज ऑफ सेम और इक्वल मैसेज कोलाइड ईच अदर। और इनका कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोलाइड ईच अदर इलास्टिकली। इसका मतलब ये है कि उनके मैस सेम है, तो मैं M1 को एग्जैक्टली इक्वल पुट करना पड़ेगा M2 के। मतलब अगर ये 5 kg है तो ये भी 5 kg, ये 10 kg है तो ये भी 10 kg, ये 5 ग्राम है तो ये भी 5 ग्राम। मैं इनकी एक जर्नल वैल्यू सपोज कर लेता हूँ कि इन दोनों की जगह मुझे कहीं भी M1 या M2 नजर आएगा तो मैं M पुट करूंगा। तो
तो V1 डैश पे क्या फर्क पड़ेगा देखिएगा जरा बेटा। V1 डैश के ऊपर जो फर्क पड़ने वाला है ना वो इस तरह से V1 डैश बन जाएगा इक्वल्स M1 की जगह भी M माइनस M2 की जगह भी नीचे M1 की जगह भी M M2 की जगह भी M इंटू V1 प्लस 2 इसकी जगह M नीचे M प्लस M इंटू V2। M माइनस M जीरो जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग या उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो ये पूरी टर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाती है जीरो। इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं, बाकी ये वाली टर्म रह जाएगी, इसको लिख लेते हैं। V1 डैश इक्वल्स ये बनेगा 2M डिवाइडेड बाय M प्लस M 2M V2। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो V1 डैश इक्वल्स V2। ये तो आ गया V1 डैश। इस साइड वाला रिजल्ट भी निकाल लें V2 डैश के लिए, सेम स्ट्रेटेजी। V2 डैश इक्वल्स 2M ओवर M प्लस M V1 प्लस M माइनस M ओवर M प्लस M इंटू V2। अब मुझे नजर आ रहा है M माइनस M जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। जब ये पूरी टर्म जीरो हो गई तो बाकी क्या रह गया V2 डैश इक्वल्स 2M ओवर M प्लस M 2M V1। 2M से कैंसिल, तो V2 डैश का आंसर आ गया V1 का। यहाँ से एक छोटी सी कंक्लूजन निकली कि हो तो ये रहा है कि वेलोसिटीज क्या हो रही हैं इंटरचेंज हो रही हैं। जब दो ऑब्जेक्ट्स का मैस सेम होता है तो वेलोसिटीज क्या हो रही हैं और इंटरचेंज। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है, मैं ये सपोज करता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं इक्वल मैसेज के और वो कोलाइड करते हैं। जो पहला ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल मैसेज मतलब M1 M2 इक्वल था और वो कोलाइड करते हैं इलास्टिकली। पहले की वेलोसिटी मतलब V1 है 3 और V2 है 2। बताएं आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आंसर है वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। मतलब जो V1 डैश बनेगी वो V2 वाली वेलोसिटी हो जाएगी मतलब 2, और जो V2 डैश होगी वो V1 वाली वेलोसिटी बन जाएगी मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे इस तरह कोई MCQ पूछ सकता है। ये था केस नंबर 1। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। और एग्जाम्पल रिपीट कर दें। बेटा मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं सेम मैसेज के और वो कोलाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट वन की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है और टू की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। उसने पूछा व्हाट आर देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। तो बेटा हमने सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। जब उसने कह दिया ना दोनों की मैसेज इक्वल है तो हमने कॉन्सेप्ट याद रखना है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी। बॉल वन का इनिशियल वेलोसिटी बॉल टू का फाइनल वेलोसिटी बन जाएगा और बॉल टू का इनिशियल वेलोसिटी बॉल वन का फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। क्लियर होगी बात। तो V1 क्या बन जाएगा, V1 जो V1 डैश होगा उसका आंसर आएगा इक्वल टू V2। तो वो क्या है भला 2। और जो V2 डैश आएगा उसके वेलोसिटी आएगी V1 दैट इज 3। तो वेलोसिटीज आपस में क्या हो गई इनकी इंटरचेंज शफल हो गई आफ्टर द कोलिजन। क्लियर हो गई बात ये वाली। यस सर। ये बस MCQs के लिए इतनी सी बात ही आपने याद रखनी है। दो बॉडीज इक्वल मैसेज की कोलाइड करेंगी तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। कंडीशन इज दैट इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, ये चीज जरूर। केस नंबर 2। बेटा अगर ऐसा हो जाए कि दो बॉडीज हैं सेम मैसेज की कोलाइड करती है लेकिन सेकंड बॉडी रेस्ट पे हो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहली कंडीशन तो यही है कि M1 इक्वल्स M2, मैं इनको जर्नली M ही कहूंगा। दूसरी कंडीशन ये कह दी उसने कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी होती है ये क्या हो जाए जीरो हो जाए। मतलब एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है M1 और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है M2।
M1 की वेलोसिटी है V1, कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन जो V2 है ना, ये कितनी है, 0, और ये बॉडी जाके इससे कोलाइड कर जाती है। लेकिन मैसेज दोनों के सेम थे। लेट्स सपोज ये 5 kg था, ये भी 5 kg था। तो अब बताएं क्या होगा। इस केस को आप समझते हैं, सेम वही वाली चीज। V1 डैश, अब V1 डैश का फॉर्मूला था M1 माइनस M2, तो पुट करते हैं M माइनस M ओवर M प्लस M V1 प्लस 2M ओवर M प्लस M, और V2 कितना पुट करना है, 0। तो कंक्लूजन की हो, M माइनस M, ये भी 0 और ये भी 0, तो V1 डैश क्या हो गया, 0। V2 डैश भी निकाल लेते हैं, वो था 2M1 मतलब M ओवर M प्लस M इंटू V1 प्लस M2 M माइनस M ओवर M प्लस M, और V2 की वैल्यू 0। ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0। ये आंसर आएगा V2 डैश का 2M ओवर M प्लस M 2M V1। तो V2 डैश क्या हो गया, V1 के इक्वल हो गया। एक्चुअली केस ये भी वही है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई, ये 0 एक्चुअली V2 के इक्वल तो है। तो सेम इस केस के अंदर भी वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, कॉन्सेप्ट वही वाला, मैसेज इक्वल तो वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। बस एडिशन क्या था कि सेकंड बॉल रेस्ट पे था। कभी बिलियर्ड खेलते हुए आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब ये वाला बॉल आप हिट करते हो इसको, तो ये इस बॉल के साथ क्या करता है, कोलाइड करता है। जैसे ही कोलाइड करता है, तो ये वाला बॉल इस वाली वेलोसिटी गेन कर लेता है। लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, तो अब ये वाला बॉल 3 मीटर पर सेकेंड से आगे मूव कर जाएगा, और M1 इसकी जगह आके रुक जाएगा। तो ऐसा कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है, और इसमें वेलोसिटीज क्या हो गई हैं, इंटरचेंज हो गई। तो ये भी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, मतलब बॉल 1 रेस्ट में आ जाएगा, और बॉल 2 बॉल 1 की वेलोसिटी को गेन कर देगा। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। केस नंबर 2 बड़ा सिंपल। केस नंबर 3, अगर ऐसा हो कि हल्का ऑब्जेक्ट है, लाइटर मैस है, और वो एक हैवी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करे। व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद मैसिव, मैसिव की जगह हैवी भी लिख सकते हैं, हैवी बॉडी विच इज एट रेस्ट। समझते हैं इसको। उसने ये कहा कि M1 इतना छोटा है M2 से, लाइट बॉडी होने का यही मतलब है ना, पहली बॉडी जो टकराने जा रही है M1, वो छोटा है M2 से। इस चीज का मतलब मैं यहाँ पे एक चीज सपोज कर सकता हूँ, वो ये कर सकता हूँ कि M2 के मुकाबले में M1 का मैस ऑलमोस्ट 0 कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, M1 का मैस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, इसको क्या बोलना है आपने, निग्लेक्ट कर दिया हमने। और दूसरी कंडीशन ये थी कि V2 कहाँ पे है, रेस्ट में। सेकंड बॉडी भी रेस्ट में, मतलब मैसिव बॉडी रेस्ट में है, और उसके साथ लाइटर बॉडी क्या करती है, कोलाइड करती है। इस केस में क्या, V1 डैश पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले तो वो निकालना है इस कंडीशन को पुट करते हुए। अब जरा फॉर्मूला था V1 डैश का M1 माइनस M2, तो M1 कितना है, हम 0 सपोज कर चुके हैं ऑलमोस्ट M2 के मुकाबले में, माइनस M2 वैसे का वैसे, ओवर M1 प्लस M2, 0 प्लस M2 इंटू V1 प्लस 2, M2 की जगह तो M2 ही रहना है, ओवर M1 की जगह 0 प्लस M2, और ये रेस्ट में था तो 0। इस 0 की वजह से ये सारी टर्म भी 0 हो जाती है। ये तो हमारे लिए आसानी हो गई। बाकी रह गया V1 डैश 0 माइनस M2 माइनस का M2, 0 प्लस M2 प्लस का M2 इंटू V1। ये M2 M2 से गया, तो V1 डैश आ गया माइनस V1। सेम V2 के ऊपर इफेक्ट भी देखते हैं। V2 डैश था
टू, m1 तो 0 लिया हुआ है, ओवर 0 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 की जगह m2 माइनस m1 की जगह 0 ओवर m1 की जगह 0 प्लस m2, और ये वेलोसिटी 0 थी, तो इस मल्टीप्लीकेशन की वजह से ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। v2 डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मैसिव ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। मैसिव बॉडी की तो वेलोसिटी क्या रही, अनचेंज रही। और लाइटर बॉडी की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ा, जो हल्की बॉडी थी उसकी वेलोसिटी भी सेम रही, अनचेंज रही, बट उसका डायरेक्शन क्या हो गया। और लाइटर बॉडी की भी, लाइट बॉडी वेलोसिटी, बल्कि मैं स्पीड लिखूं या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिख लें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एक्चुअली इट इज स्पीड। ये भी क्या रही, अनचेंज रही, लेकिन एक फर्क पड़ा, ये नेगेटिव साइन कुछ बता रहा है, डायरेक्शन क्या हो गई लाइटर बॉडी की, रिवर्स हो गई। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई, रिवर्स्ड। कॉमन एक्सपीरियंस है, ये वॉल है मैसिव, आप एक बॉल पकड़ के टेनिस बॉल इसके ऊपर फेंकते हो, अगर वो 3 मीटर पर सेकंड से जाके टकरा रहा है तो वापस भी इसी वेलोसिटी के साथ रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने बहुत कॉमन सी एग्जांपल आपको एक दे दी है, इसको जर्नलाइज तो नहीं कर सकते इस केस में, लेकिन ये है कि समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए आप ये एग्जांपल ले सकते हो। तो ऐसे केस के अंदर जब m1 बहुत छोटा होता है m2 के मुकाबले में, और सेकंड ऑब्जेक्ट होता भी रेस्ट में है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट केस है इससे उल्ट, अगर एक मैसिव बॉडी लाइटर से कोलाइड कर, मैसिव बॉडी collides with light body at rest, लाइट बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी, मतलब ये है, अब टकराने वाली बॉडी का मास बहुत ज्यादा है, m1 इज मच ग्रेटर देन, क्योंकि m1 बड़ा हो गया तो फिर इसके मुकाबले में m2 को आप निगलेक्ट कर दें, और v2 वो क्या कर दें, 0। दोबारा देखते हैं v1 डैश, v1 डैश था m1 माइनस m2, तो m1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन m2 0 हो गया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 इंटू v1 प्लस 2, m2 0 है, ओवर m1 प्लस 0, और v2 भी 0 है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर। बाकी क्या रह गया, v1 डैश इक्वल्स m1 ओवर m1 इंटू v1, तो v1 डैश इक्वल्स v1, v2 डैश फॉर्मूला था 2m1 ओवर m1 प्लस 0 इंटू v1 प्लस m2 0 माइनस m1 ओवर m1 प्लस 0 इंटू 0, तो ये सारा फैक्टर ऑटोमेटिक 0 ही हो रहा है। बाकी रह गया v2 डैश इक्वल्स टू m1 ओवर m1 प्लस 0 m1 v1, v2 डैश इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ v1। समझते हैं इस चीज को बेटा, सपोज ये करें कि एक ट्रेन है, और इस ट्रेन का जो स्पीड है ना, दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर, दैट इज v1, और
इस ट्रेन के रास्ते में ना एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। ये ट्रेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो कि रेस्ट में पड़ा हुआ है, M2 है ये। इसकी जो V2 है वो कितनी है, 0 है। ये ट्रेन इसके साथ आके टकराती है। तो क्वेश्चन इज दैट ट्रेन की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। मतलब V1 इक्वल्स V1 डैश आ जाएगा। ये तो रहेगी 100 ही किलोमीटर पर आवर। तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसकी बाद वाली वेलोसिटी V2 डैश होनी है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटा ये ट्रेन की वेलोसिटी का डबल हो जाएगी। डबल का मतलब 2 टाइम्स ऑफ 100। तो ये ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जाएगा, 200 किलोमीटर पर आवर से अवे मूव करेगा। तो एक छोटी सी मैंने इसकी भी एग्जांपल दे दी। तो जब एक मैसिव बॉडी लाइटर बॉडी से टकराती है और लाइटर बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी हुई है तो मैसिव बॉडी की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लाइटर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उस मैसिव बॉडी की वेलोसिटी से ट्वाइस डबल हो जाएगी। तो ये केस नंबर हमारे पास था 4। इससे रेलिवेंट कुछ पूछना चाहे प्रॉब्लम से। सर केस 1 और केस 2 अगेन रिपीट कर दें। 1 और 2। बेटा केस नंबर 1 में ये था कि दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं जिनके मैसेज इक्वल हो। ठीक है, वेलोसिटीज को हमने भी कुछ ना कुछ उनकी हैं, हमने वेलोसिटी को नहीं छेड़ा। तो इस केस में ये हो जाता था कि जब हम यहाँ पे M1 और M2 दोनों की जगह M पुट करते थे तो जो वेलोसिटीज होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती है। मतलब V1 का इनिशियल वेलोसिटी V2 का फाइनल वेलोसिटी बन जाता है और V2 का इनिशियल वेलोसिटी V1 का फाइनल वेलोसिटी बन जाता है। केस नंबर 1 ये। केस नंबर 2 में ये था कि सेकंड ऑब्जेक्ट, यही केस M1 M2 के इक्वल है, लेकिन जो दूसरी बॉडी है वो रेस्ट में है। इसमें भी वेलोसिटीज क्या हुई, इंटरचेंज। V1 की वेलोसिटी इनिशियल V2 की फाइनल बन गई और V2 की इनिशियल V1 की फाइनल बन गई। मैंने एक आसान सी एग्जांपल दी कि ये दो बॉल्स हैं, दोनों 5 kg के कोलाइड करते हैं। इस तरह के जो सेकंड ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में पड़ा हुआ था। जब जिससे कोलाइड करेगा तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा और सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट वाली वेलोसिटी को गेन करके आगे डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर। ये पहले दो केसेस थे। सर इनमें से कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं यहाँ दीजिए। बेटा जिस तरह मैंने आपको एमसीक्यू बताया ना इसी तरह ही आएंगे। पहले में वेलोसिटीज इंटरचेंज, वो आपको ये देगा कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर इक्वल मैसेज के कोलाइड करते हैं उनकी कुछ भी वेलोसिटीज आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताएं इनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होगी। से मैं कहता हूँ दो मैसेज हैं, दो बॉल्स हैं M1 M2 और ये 10 ग्राम है इनका मैस। M1 की जो वेलोसिटी है इनिशियल बेटा वो है 20 मीटर पर सेकेंड और 2 की जो वेलोसिटी है बेटा वो लेट्स सपोज 15 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछता है बताएं व्हाट इज V1 डैश, व्हाट इज V2 डैश। तो कैसे इंटरचेंज कर दें। V1 डैश का आंसर क्या आना चाहिए, जो V2 था। इंटरचेंज का ये मतलब है ना, ये आपस में लिंक में आ गई और ये वाली इंटरचेंज हो जाएंगी। इसके सामने हम लिख देंगे 15 और इसकी वेलोसिटी। समझ आ गई। अब अगर ये वाली वेलोसिटी होती 10 मीटर पर सेकेंड और ये वाली वेलोसिटी होती 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब रेस्ट में, अभी भी इंटरचेंज हो जाएंगी। 1 वाली क्या हो जाएगी इस केस में 0 और 2 वाली कितनी हो जाएगी, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। अब एमसीक्यू किसी भी तरह का वो बना ले एमसीक्यू, आपने इसको इस तरह से टैकल कर लेना। लेकिन मेन कॉन्सेप्चुअल जो लाइन है वो क्या है, दोनों के मैसेज सेम है या नहीं है। अगला, एक लाइटर ऑब्जेक्ट टकराता है हैवी ऑब्जेक्ट से। लाइट बॉडी स्पेस, मैं कहता हूं एक 1 ग्राम की बॉडी है और ये टकरा रही है एक मैसिव से और ये मैसिव फॉर एग्जांपल ये है 100 किलोग्राम। तो इस 100 के मुकाबले में 1 ग्राम को निग्लेक्ट किया जा सकता है ना। अब क्या होगा, वो कहते हैं दोनों, इसकी वेलोसिटी लेट्स सपोज थी 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी इनिशियल पड़ी हुई थी 0। तो वो कहता है जो लाइटर बॉडी की वेलोसिटी होगी ना, पहले 10 थी तो बाद में -10 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही रहेगी। तीसरा केस, एक मैसिव बॉडी है, चौथे वाला सॉरी,
और ये लाइट से टकराती है। सेम 100 kg का बॉडी है और वो 1 ग्राम बॉडी से टकरा रहा है। सेम इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो ये कहता है कि इस मैसिव की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो 10 ही रहेगी। लेकिन लाइटर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस 10 का डबल हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? इस तरह के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। जी सर। ठीक है, सिर्फ आपने कंक्लूजन्स को याद रखना और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हैं? ये क्लास आज यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। सर पढ़ा दें। पढ़ा दें, ठीक है। क्लास को फिर रीस्टार्ट करते हैं अगले आर्टिकल के लिए विद इन 3 मिनट्स।